हेलो एवरीवन, दिस इज लेक्चर नंबर 7 ऑन सिविल प्रोसीजर कोड। और सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर हम डिस्कस कर रहे थे, प्रीलिमिनरी पार्ट है उसके अंदर सेक्शन नंबर 2 डिस्कस कर रहे थे प्रीवियस सेक्शन में, और उसके अंदर डेफिनेशन में हम डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, अब सेक्शन 2 का सब सेक्शन 3 जो है हमारा डिक्री होल्डर। डिक्री होल्डर मीन्स इन जिसके फेवर में डिक्री पास कर दी गई हो वो हमारे पास डिक्री होल्डर कहलाएगा। अब हमारे पास कनेक्ट करके पढ़ेंगे सब सेक्शन 2 सब सेक्शन 3 को सेक्शन 2 सब सेक्शन 10 से। ठीक है, हमारे पास 3 और हमारे पास 10 सब सेक्शन दोनों आप साथ करके पढ़ेंगे। डिक्री होल्डर मीन्स जिसके फेवर में डिक्री पास हो वो डिक्री होल्डर कहलाएगा, और जिसके खिलाफ जिसके अगेंस्ट डिक्री पास हो वो हमारे पास जजमेंट डेटर कहलाएगा। ठीक है, ये हमारे पास 1 and 10 क्लियर हो गया। ठीक है, यहाँ तक फिलहाल इतना ही नोट करें आप। ठीक है, इतना ही ध्यान रखें। अब हमारे पास डिस्ट्रिक्ट क्या है? डिस्ट्रिक्ट मीन्स प्रिंसिपल सिविल कोर्ट जो है हमारे पास, उसकी जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है हमारे पास प्रिंसिपल सिविल कोर्ट, प्रिंसिपल सिविल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। नोट रखें, याद रखें। ठीक है, प्रिंसिपल प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट सिविल कोर्ट, और उसकी क्या है? ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। ठीक है, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन जहाँ तक उसकी टेरिटोरियल लिमिट होगी वो हमारे पास डिस्ट्रिक्ट कहलाएगा इन सीपीसी। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। डिस्ट्रिक्ट मीन्स ज़िला। आ रही बात समझ में आ रही है? डिस्ट्रिक्ट क्या है हमारे पास? ज़िला। क्लियर हो गया। अब हमारे पास सेक्शन 2 सब सेक्शन 5 है फॉरेन कोर्ट। फॉरेन कोर्ट मीन्स पाकिस्तान की जो टेरिटोरियल लिमिट्स है उससे बाहर। ठीक है, जो भी हमारे पास कोर्ट है वो फॉरेन कोर्ट है। फॉर एग्जाम्पल कोई इंडिया में कोई कोर्ट है, ठीक है, वो पाकिस्तान के लिए क्या हो गई? फॉरेन कोर्ट हो गई। और जो हमारे पास पाकिस्तान के अंदर जो कोर्ट्स हैं जो भी, और वो इंडिया के लिए क्या हो गई? फॉरेन कोर्ट। फॉर एग्जांपल कोई इंडिया में कोई कोर्ट है वो क्या हो गई हमारे पास? फॉरेन कोर्ट। अब हमारे पास पाकिस्तान के अंदर जो भी कोर्ट्स हैं वो दूसरी कंट्री के लिए क्या हो गई? इंडिया के लिए फॉरेन कोर्ट। मीन्स अपनी कंट्री के अलावा, अपने मुल्क के अलावा बाहर किसी भी मुल्क के अंदर जो भी कोर्ट हैं वो फॉरेन कोर्ट कहलाएंगी सीपीसी के अंदर। ठीक है, और हमारे पास फॉरेन जजमेंट क्या होगा? फॉरेन जजमेंट मीन्स फॉरेन कोर्ट जो हैं, ठीक है, हमारे पास हमारी कंट्री के अलावा किसी और कंट्री में जो कोर्ट हैं उसके अंदर जो डिसीशंस आएंगे, जो जजमेंट आएंगे वो हमारे पास फॉरेन जजमेंट कहलाएगी। ठीक है, जहाँ तक बात क्लियर है। अब हमारे पास आ जाते हैं सेक्शन 2 के सब सेक्शन 7 पर। गवर्नमेंट प्लीडर। गवर्नमेंट प्लीडर मीन्स जो भी गवर्नमेंट के बिहाफ हमारे पास प्लीडर होते हैं, एडवोकेट्स होते हैं, ठीक है, बैरिस्टर होते हैं, वो हमारे पास क्या कहलाएंगे? गवर्नमेंट प्लीडर। फॉर एग्जांपल पीपी होते हैं, प्रोसिक्यूटर जो भी होते हैं हमारे पास, फिर चाहे वो डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर हो, ठीक है, या फिर हमारे पास प्रोविंशियल प्रोसिक्यूटर हो, या फिर वो हमारे पास फेडरल प्रोसिक्यूटर हो एक कंट्री का। ठीक है, वो सब हमारे पास गवर्नमेंट के बिहाफ जो भी केस लड़ते हैं वो हमारे पास क्या है? गवर्नमेंट प्लीडर है। फॉर एग्जांपल कोई क्राइम होता है और जिसके अगेंस्ट क्राइम होता है, ठीक है, उसके बिहाफ जो केस लड़ता है कोर्ट के अंदर वो हमारे पास क्या है? गवर्नमेंट प्लीडर है। कैसे? फॉर एग्जांपल ए ने बी का मर्डर कर दिया, अब बी का केस कौन लड़ेगा? प्रोसिक्यूटर लड़ेगा, और प्रोसिक्यूटर क्या है? गवर्नमेंट प्लीडर है। ठीक है, क्लियर बात। अब हमारे पास जज क्या है? जज मीन्स प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। हमारे पास कोर्ट को जो प्रिजाइड कर रहा है, कोर्ट की रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, वो हमारे पास क्या है? जज है। ठीक है, फिर सिर्फ सिविल कोर्ट के सीपीसी के तहत हमारे पास सिविल कोर्ट का जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो हमारे पास जज कहलाएगा। फिर चाहे वो लोअर कोर्ट का हो या हायर कोर्ट का हो, हाई कोर्ट का हो, सुप्रीम कोर्ट का हो, कहीं भी अगर सिविल कोर्ट का कोई डिसीजन एडजुडिकेशन वो कर रहा है और प्रिजाइडिंग ऑफिसर वो है सिविल कोर्ट का,
ठीक है, एज अ सिविल कोड, तो फिर वो हमारे पास जज होगा। और जजमेंट क्या है हमारे पास, जजमेंट मीन्स स्टेटमेंट होती है हमारे पास जज की, ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिक्री, डिक्री या फिर आर्डर के ग्राउंड्स पर जो जज अपना स्टेटमेंट देता है, ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास होगा जजमेंट। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है? यहाँ तक अगर बात क्लियर है तो हम आगे चलते हैं। उसके मैंने आपको पहले बताया कि हमारे पास 3 चीज़ें वेरी इंपॉर्टेंट है, कौन सी, डिक्री, जजमेंट और आर्डर। और इन तीनों चीज़ों को मैं ब्रीफ में आपको बताऊंगा और उन तीनों में डिफरेंस भी बताऊंगा। फिलहाल आप ये नोट कर लें। ठीक है, जजमेंट के बाद हम आ जाते हैं जजमेंट डेटर, ये मैं क्लियर कर दिया। जिसके अगेंस्ट में डिक्री आती है वो जजमेंट डेटर कहलाएगा। अब हमारे पास DEBTOR, ये क्या है, डेप्टर नहीं, ये डेटर कहलाएगा। ठीक है, जिसके अगेंस्ट में डिक्री पास हो वो जजमेंट डेटर कहलाएगा। ठीक है, और हमारे पास लीगल रिप्रेजेंटेटिव सेक्शन 2, ठीक है, सब सेक्शन 11 लीगल रिप्रेजेंटेटिव LRS। अब हमारे पास कहीं लिखा होता है, किसी स्टूडेंट ने पूछा सर LR और LRS क्या होता है, ये लीगल रिप्रेजेंटेटिव। अगर किसी भी पार्टी जो होती है कोर्ट के अंदर और उसका अगर लीगल हेयर्स कोई एक है, केस लड़ने वाला कोई एक है तो LR होगा, और एक से ज़्यादा होंगे तो LRS होंगे। LRS मीन्स लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स, यहाँ लीगल रिप्रेजेंटेटिव है और वो होगा लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स। बात समझ में आ गई, इसका डिफरेंस है। मीन्स लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन होंगे, जो उनके बिहाफ केस क्या करेंगे, उनके बिहाफ केस को सपोर्ट करेंगे, वो कौन होंगे, लीगल रिप्रेजेंटेटिव होंगे। वो लाजमी नहीं है कि वो लीगल हेयर्स हों, ये आगे चल के मैं आपका जो कन्फ्यूजन है वो क्लियर करूँगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं मीन प्रॉफिट। अब आप एक बात थोड़ी ध्यान से देख लें, हमारे पास एक वर्ड है मीन प्रॉफिट। किसी ने स्टूडेंट ने पूछा सर इसको हम मैथ्स में पढ़ें, नहीं, ये हमारे पास फ्रेंच वर्ड है। कौन सा वर्ड है, फ्रेंच वर्ड है, जिसकी प्रोनाउंसिएशन जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होगी वो होगी मीन। ठीक है, एक वर्ड हमारे पास इंग्लिश का है ना मीन, ठीक है, मीन, बिल्कुल ऐसे ही पढ़ेंगे, ये मीन प्रॉफिट पढ़ेंगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है, मीन प्रॉफिट। अब मीन वर्ड का मीनिंग क्या है, जो मीन मैथ्स को हम अगर मीन पढ़ते हैं, ठीक है, मीन ही पढ़ेंगे, मगर इसकी मीनिंग क्या है, इसकी मीनिंग है इंटरवेनर। इंटरवेन मीन्स बीच वाला, मेडिएटर मीन्स बीच में जो वक्त है। फॉर एग्जाम्पल, किसी ए ने किसी बी की प्रॉपर्टी, ए ने बी की प्रॉपर्टी अपने पास रखी, अपनी पोजीशन पर रखी 2020 से 2021 तक। अब इन्होंने नाजायज़, इलीगली और अनलॉफुली पोजीशन अपने पास रखी और इससे जो भी बेनिफिट हुआ वो हमारे पास क्या कहलाएगा, मीन प्रॉफिट कहलाएगा। मेरी प्रॉपर्टी है, सपोज मेरी प्रॉपर्टी है, मेरी प्रॉपर्टी कोई और शख्स अपने पोजीशन में रखता है, ठीक है, वो जिस दिन तक रखता है और उससे जो भी उसको फ़ायदा होता है वो मीन प्रॉफिट होगा, और वो मेरे पास एक्शनेबल क्लेम है, वो मैं उससे रिकवर करा सकता हूँ। ठीक है, आ रही बात समझ में? इसके बाद हम आ जाते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी। अब हमारे पास मूवेबल प्रॉपर्टी क्या है, मूवेबल प्रॉपर्टी की जो CPC के अंदर जो डेफिनेशन दी गई है वो दी गई है इंक्लूड्स ग्रोइंग क्रॉप्स, इंक्लूड्स ग्रोइंग क्रॉप्स। ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन क्या दी गई है, इंक्लूड्स ग्रोइंग क्रॉप्स मीन्स जो भी हमारे पास हम फसल लगवाते हैं कोड के अंदर, जो भी फसल हमको हमारे पास कोड के अंदर नहीं, हम जो भी ज़मीन में अपनी फसल उगाते हैं वो हमारे पास क्या कहलाएंगी, वो हमारे पास ग्रोइंग क्रॉप्स। और वो ग्रोइंग क्रॉप्स इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है, वो हमारे पास
मूवेबल प्रॉपर्टी में आ जाएंगे। ठीक है, अब हमारे पास मैं आपको जनरल क्लास एक्ट का सेक्शन 3 बताता हूँ। सेक्शन 3 सब सेक्शन 26 जिसमें बताया गया है हमारे पास मूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, अब हमारे पास ये कहते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी कौन सी है। मूवेबल प्रॉपर्टी जनरल क्लास एक्ट अगर आपके पास हो तो फिर वो आप उसको ओपन करें और उसके अंदर जो मूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन है उसको आप पढ़ लें। मूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन मीन्स शैल मीन, ठीक है, ये कर रहा है शैल मीन एवरी डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, एवरी डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टी एक्सेप्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी, एक्सेप्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब अगर एक्सेप्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी को एक्सेप्ट कर रहा है तो हम जनरल क्लास एक्ट के सेक्शन 3 सब सेक्शन 19 के तहत पढ़ेंगे हम हमारे पास मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, अब इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर हमारे पास इंक्लूड्स कर रहा है बेनिफिट्स अराइज आउट ऑफ लैंड। जो भी ज़मीन से बेनिफिट्स अराइज हो रहा है वो भी हमारे पास इमूवेबल प्रॉपर्टी है। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर बता दिया गया है इंक्लूड्स ग्रोइंग क्रॉप्स। जो भी ज़मीन के अंदर हमारे पास फसलें हैं, ठीक है, फसलें जो भी उगाते हैं वो हमारे पास क्या है, मूवेबल प्रॉपर्टी के। मूवेबल प्रॉपर्टी कैसे है, कोई भी फसल हम उगाते हैं और उसको काट कर हम मार्केट के अंदर लेकर आते हैं तो फिर वो काटने के बाद क्या हो गए, मूवेबल प्रॉपर्टी हो गई। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, यहाँ तक क्लियर है तो आप नोट कर लें, उसके बाद आगे चलते हैं।